आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने किचन को बहुत ही एफिशिएंट बनाना चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं एक बार किचन बना लिया तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम के साथ मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम आपको देंगे 5 ऐसे टिप्स जिससे आपका किचन बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा और साथ साथ मेंटेनेंस फ्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मेंटेनेंस उसमें बहुत कम करने की जरूरत पड़ेगी। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है किचन डिजाइन करते समय, किचन में एक ट्रायंगुलर शेप बनता है। अब वो ट्रायंगुलर शेप में क्या क्या चीजें कवर करनी होती है? कुकिंग टॉप, सिंक और रेफ्रिजरेटर। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये तीनों के जो साइड्स होंगे वो मिनिमम 4 फीट होना जरूरी है। अगर आपका किचन बड़ा है तो ये जो साइड्स होंगी ट्रायंगल की वो 4 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो है वो 4 फीट ट्रायंगल की तीनों साइड वो होनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप अपने किचन में बहुत एफिशिएंटली मूव कर पाइएगा, प्लस आपके किचन में सफिशिएंट जगह होगी 2-3 लोगों के काम करने की। अब सेकंड चीज जिसका हमको ध्यान रखना है वो है सिंक। अब जनरली मैंने घरों में देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एल शेप में अपना स्लैब डाल देते हैं और स्लैब के एक एंड पर अपना सिंक लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। वो गलती इसलिए है कि जब आप उसमें बर्तन धोएंगे तो उसके पानी के छींटे जो है वो दीवार पे पड़ेंगे, धीरे धीरे जो है आपके दीवार पे स्टेनिंग होने लगेगी और हो सकता है कि उसमें डैम्पनेस का भी प्रॉब्लम आ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एल शेप में अपना स्लैब बना रहे हो तो आपका जो सिंक हो वो मिनिमम 1.5 फीट दीवार से अलग हटके होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी आपके दीवारों पे डैम्पनेस का इशू आएगा, प्लस टाइम के साथ उसमें स्टेनिंग होने लगेगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप है इसमें सिंक लगाने में वो ये है कि जब आप मार्केट में सिंक परचेज करने गए हो तो कोशिश करिए कि आप ऐसा सिंक परचेज करें जिसका डेप्थ मैक्सिमम हो, क्योंकि देखिए जब आप टैप चलाते होंगे अपने सिंक में तो पानी निकल के बाहर स्लैब पर आता है, तो जितना ज्यादा डेप्थ होगा वो पानी निकलने की संभावना जो है वो उतनी ही कम होगी। जब भी आप मार्केट में सिंक खरीदने जा रहे हैं तो आपको ढूंढना है कि वो सिंक खरीदें जिसका डेप्थ ज्यादा हो। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मार्केट में आज की डेट में साउंडलेस सिंक आना शुरू हो गए हैं। अब ये साउंडलेस सिंक क्या होता है? क्या उसमें आवाज नहीं आएगी पानी गिरने की? तो बेसिकली उसमें सिंक के नीचे एक सॉफ्ट सरफेस डाला जाता है, इससे उसमें जब बर्तन गिरते हैं या फिर जब पानी चलाया जाता है तो उसमें आवाज कंपैरेटिवली कम आती है। तो अगर आपके शहर में ये साउंडलेस सिंक अवेलेबल है तो आप साउंडलेस सिंक भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको सिंक में ध्यान रखनी है, जो सिंक है आपका उसको स्लैब से 1-2 mm नीचे रखना है कि इन केस अगर ओवरफ्लो होता है या थोड़े मोड़े पानी के छींटे पड़ते हैं तो वो स्लैब की तरफ पानी नहीं जाए। तो जब भी अपना सिंक लगाइए उसको स्लैब के ऊपर मत लगाइए, उस स्लैब से 1-2 mm नीचे लगाइए। और 5वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये गलती ऑलमोस्ट मैंने अभी तक सभी घरों में देखी है। जब भी हम सिंक फिक्स करते हैं तो सपोज हमने 1 mm नीचे सिंक को लगा दिया और उसकी जो गैपिंग है वो हम लोग व्हाइट सीमेंट से फिल कर देते हैं। टाइम के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे उस गैपिंग में गंदगी भरने लगती है, उसका कलर खराब हो जाता है, प्लस टाइम के साथ व्हाइट सीमेंट छूटने लगता है और आपके सिंक में लीकेज होने लगता है, जिसकी वजह से पानी नीचे गिरने लगता है। तो अब आप इसको कैसे ठीक करेंगे? अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सिंक फिक्स करें तो हम लोग को व्हाइट सीमेंट से सिंक को फिक्स नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है? व्हाइट सीमेंट की जगह सिलिकॉन सीलेंट यूज करना है। बेसिकली बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप सिलिकॉन सीलेंट खरीदें और उसके साथ एक गन खरीदें और व्हाइट सीमेंट की जगह आप सिलिकॉन सीलेंट का यूज करें। इससे होगा क्या कि एक तो लीकेज का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और प्लस टाइम के साथ जो व्हाइट सीमेंट गंदा दिखने लग रहा है वो भी कभी नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरी कैटेगरी की तरफ, वो है वाटर प्यूरिफायर। ये प्रॉब्लम भी जनरली सभी घरों में मुझे मिलती है कि लोग मॉड्यूलर किचन बनवा लेते हैं और उसके बाद वाटर प्यूरिफायर परचेज करके वहां पर फिट करने की कोशिश करते हैं। बाई चांस अगर उतना स्पेस छोड़ा हुआ हो तो ठीक ठाक तरीके से लग जाता है, लेकिन अगर साइजेस में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उस केस में उसको एडजस्टमेंट करके लगाना पड़ता है। तो या तो मॉड्यूलर किचन स्टार्ट करने से पहले आप एक वाटर प्यूरिफायर खरीद लें, नहीं तो एटलीस्ट मार्केट से जो भी प्यूरिफायर
आप लेना चाहते हैं उसके डायमेंशंस जो है वो लिखकर अपने कारपेंटर को दे दें ताकि वो उसी हिसाब से अपना स्पेस छोड़ दे। दूसरी गलती जो वाटर प्यूरिफायर के साथ मैं देखता हूँ कि वाटर प्यूरिफायर में एक ड्रेन का पाइप होता है, ड्रेन का पाइप लोग डायरेक्ट सिंक में छोड़ देते हैं। अब उससे क्या है कि विजुअली वो पार्ट बहुत ही गंदा लगता है। तो आपको उसमें क्या करना है कि जब आप वाटर प्यूरिफायर जहाँ पे लगाने का सोच रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि एसी के वाटर आउटलेट के लिए लोग दीवार के अंदर पाइप डालते हैं, तो आपको वैसा ही एक पाइप वाटर प्यूरिफायर के लिए लगाना है ताकि आपका जो वेस्ट वाटर का जो पाइप है वो डायरेक्टली सिंक में नहीं आए। तो ये 2 पॉइंट्स का जो है आप ध्यान रखिए कि छोटे छोटे 2 पॉइंट्स है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं है, इससे किचन की ब्यूटिफिकेशन वो बढ़ जाएगी। अब इसी कैटेगरी में अगला जो एलिमेंट है वो है चिमनी। चिमनी खरीदने जब भी हम जाते हैं तो वहां पे जो भी सजेस्ट करता है हमको शॉपकीपर, हम उस चिमनी को खरीद के लाते हैं और उसको इंस्टॉल करवा लेना है। मैं आपको देता हूँ चिमनी परचेज करने का एक थंब रूल। अगर आपका मीडियम साइज का एक किचन है, सपोज 10x7 का 10x6 का अगर किचन है, तो मिनिमम जो पावर आपकी चिमनी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1100 से नीचे की चिमनी आप मत खरीदिए, क्योंकि इंडियन होम्स में बहुत ज्यादा कुकिंग होती है, बहुत फ्यूम्स उड़ते हैं। तो अगर इससे कम कैपेसिटी की अगर आपने चिमनी खरीदी तो उस केस में आपकी चिमनी बहुत एफिशिएंट नहीं हो। दूसरी गलती जो चिमनी के केसेस में लोग करते हैं, चिमनी की जो डक्टिंग होती है उसको लोग कवर नहीं करवाते हैं। तो वो देखने में आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए मॉड्यूलर किचन बनाने में और उसको कवर नहीं करवाया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से भी आप उसकी डक्टिंग करवा रहे हैं उसको बहुत स्मार्टली उस डक्टिंग वाले को कवर करवाना है, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा किचन फर्निश्ड लगे और वो चिमनी वाली डक्टिंग जो है वो बड़ी गंदी सी नजर आए। तीसरा पॉइंट जो आपको चिमनी में ध्यान रखना है कि चिमनी में बेंड्स मिनिमम हो, क्योंकि जितने ज्यादा बेंड्स होंगे उतना ही समय के साथ उसके ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि चिमनी का काम क्या होता है, सारा धुआं उसको सक करना। तो जब धुआं को सक करते हैं तो उसके साथ ऑयली पार्टिकल, घी के पार्टिकल्स, ये सारे भी सक होते हैं और जितने ज्यादा बेंड्स होंगे चिमनी में वो उस बेंड पे जाके टकराएंगे, तो टाइम के साथ साथ चिमनी जाम होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, अब कहीं मजबूरी है तो 2-3 बेंड की जरूरत है तो उसको करवाइए, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें बेंड मिनिमम हो। अब इसी कैटेगरी में चौथी गलती जो चिमनी लगाते समय हम करते हैं, जैसे ही हमने चिमनी लगाया हम किचन के एग्जॉस्ट को बंद कर देते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमको किचन में एग्जॉस्ट भी रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब चिमनी चल रही हो तो उस समय एग्जॉस्ट नहीं चल रहा हो, दोनों को अलग अलग चलाइए। जनरली चिमनी लगाने वाले जो आते हैं वो क्या करते हैं कि किचन में अगर चिमनी लगा रहे हैं तो एग्जॉस्ट को बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आप एग्जॉस्ट के पॉइंट को भी रहने दीजिए। ध्यान बस ये रखिए कि आप चिमनी और एग्जॉस्ट को एक साथ ना चलाएं। अब इसी कैटेगरी में जो 5वीं गलती हम लोग करते हैं, हम लोग चिमनी को ईयरली बेसिस पर सर्विस नहीं कराते हैं। तो होता क्या है कि जब खराब होती है तो बहुत बुरी तरीके से चिमनी खराब हो जाती है। तो कोशिश करिए जिस तरीके से आप एसी का या बाकी अप्लायंसेस का साल में एक बार सर्विस कराते हैं, उसी तरीके से आप चिमनी खराब हो चाहे ना हो, आप साल में एक बार चिमनी की सर्विस जरूर करवाएं। ऐसा ना हो कि उसमें चीजें जमती जाएं, लगती जाएं और जब वो एकदम पूरी तरीके से खराब हो जाए तब आप उसके लिए सर्विस के बंदे को ढूंढना शुरू करें। अब इसी कैटेगरी में जो अगली गलती हम लोग करते हैं किचन में वो है लाइटिंग में। किचन में या तो हम बहुत ज्यादा लाइट दे देते हैं या बहुत कम लाइट दे देते हैं। दोनों ही केस में किचन में वर्केबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो घटती है। तो इसके लिए मैं आपको देता हूं एक थंब रूल कि अगर 1 स्क्वायर फीट का आपका रूम है तो 40 लुमियन की आपको उसमें लाइट की जरूरत है। तो इन केस अगर 100 स्क्वायर फीट का आपका किचन है तो उस केस में आपको 4000 लुमियन की जरूरत पड़ेगी। अब लुमियन से तो जो है वो लाइटिंग नहीं आती है मार्केट में जनरली, उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए कि 1 वॉट इक्वल टू 60 लुमियन। तो उस केस में आपको कितने वॉट के बल्ब्स लगाने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो लाइटिंग आप 1 बल्ब से करें या 4 बल्ब से करें, फर्क नहीं पड़ता। आप 4 कम वॉट के बल्ब लगा दें या फिर 1 हैवी वॉट का बल्ब लगा दें, दोनों से लाइट बराबर ही आएगी। तो अगर इस थंब रूल को आप फॉलो करते हैं तो जितनी किचन में जरूरत है उतनी ही लाइटिंग हम लोगों को मिलेगी। अब लाइटिंग में जो दूसरी गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारा कुकिंग टॉप है उसके ऊपर कोई लाइट नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? सपोज आपने सीलिंग में लाइट लगा रखी है, अब कुकिंग टॉप के ऊपर या तो चिमनी आ रही है या कुछ ड्रॉअर आ रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो जो आपका कुकिंग टॉप हो, ड्रॉअर में प्रोफाइल लाइटिंग लगा के या डाउन लाइटर लगा के आप उसमें कुकिंग स्लैब पर लाइट दें। उससे क्या है कि उस पर काम करने में आसानी रहेगी।
जाएगी, क्योंकि जो स्लैब से जो लाइट आ रही है वो आपके कैबिनेट्स की वजह से स्लैब को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रही है। तो इस 5 पॉइंट का आप ध्यान रखिए और आपका किचन खूबसूरत के साथ साथ बहुत एफिशिएंट और मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।